हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं। इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिंधुघाटी सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधुघाटी सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति की। ठीक है, सिंधुघाटी सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। देखिए, इंद्र को क्या कहते थे, इंद्र को सिंधुघाटी शब्द में पुरंदर कहते थे, पुरंदर। ठीक है, और देखिए सिंधुघाटी सप्ताह का आकार कैसा था, तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए त्रिभुजाकार। ठीक है, और सिंधुघाटी सप्ताह में वो कौन सा स्थान था जहां पर बंदरगाह पाया गया था, तो बंदरगाह वाला स्थान था लोथर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च किसने किया था। सरदार पटेल ने, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। दांडी मार्च किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, 12 मार्च 1930 से लेके 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से शुरू किया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ, किस स्थान से हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत जो हुई थी वो साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से। इस ये जो दांडी मार्च था इसको नमक मार्च भी कहते हैं या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में लगभग एक समान दिन लगते हैं। तो वो ग्रह कौन सा है, वो कुछ ग्रह है आपका बुध। इसको अपनी दूरी पर घूमने में और सूर्य के चक्कर लगाने में दोनों में समान समय लगता है। ठीक है, अब बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र दोनों एकमात्र दो ऐसे ग्रह हैं कि दोनों के क्या है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, दोनों के उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। मंगल को आपको पता है कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और मंगल पे ही सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो आपका पर्वत है वो किस पे है, मंगल ग्रह पे ही है। ठीक है, यानी पूरे सौरमंडल का अपनी जो माउंट एवरेस्ट है उसका भी 3 गुना ऊंचाई वाला पर्वत किस पे है, मंगल ग्रह पे है। पृथ्वी को नीला ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर क्या है, जीवन है। ठीक है, देखिए यदि आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य की परिक्रमा लगाने में सबसे कम समय किसको लगता है, तो सबसे कम समय बुध को ही लगता है। ठीक है, सबसे कम समय किसको लगता है, तो सबसे कम समय बुध को ही लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये चारों जो ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको सबको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, यानी ये चारों ग्रह किसको क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। ठीक है, बाकी बाकी जो चार चार ग्रह बचे थे वो क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आता रहता है कि 3 और 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, नीरव संजीव रेड्डी कौन थे, तो देखिए ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद जीबी मावलंकर कौन थे, ये आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कौन है। यदि आपसे देखिए पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है लोकसभा का अध्यक्ष, तो ओम बिरला है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनएसजी का विस्तारित रूप क्या है। तो एनएसजी का विस्तारित रूप है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, एनएसजी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी एनएसजी के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो वो है आपके दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, एनएसजी के वर्तमान में हेड कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी हेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी या फिर तिब्बत ट्रॉफी। तो ये सबके सब क्या है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफी लिख लीजिए जो क्रिकेट से संबंधित है, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, उसके अलावा आपका सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। तो पीपल के पत्ते के समान जो आकृति होती है वो किसकी होती है, भारत रत्न की होती है। वर्तमान में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, पांच लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है वो 5 लोग, तो एक तो स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है,
जिनको क्या जो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं। दूसरे नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। तीसरे हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी। चौथे हैं आपके कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और पांचवें हैं आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को क्या है भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? बजट घाटा, सरकारी व्यय घाटा उधार, या फिर सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्राप्ति, या फिर बजट घाटा जमा उधार और देयताएं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि बजट घाटा जमा उधार और देयताएं क्या है? इसकी वित्तीय घाटे के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल होती है, यानी टैंक को नाश करने वाली मिसाइल क्या कहलाती है? नाग कहलाती है। नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन क्या कहलाता है? हेलिना कहलाता है, ठीक है, हेलिना। यानी ये जो नाग मिसाइल है ये आपकी धरती पृथ्वी से फेंकी जाती है और टैंक को नष्ट कर देती है। और ये जो हेलिना वर्जन है इसका ही हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाती है, इसलिए इसको हेलिना बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक ही मिसाइल है, नाग और हेलिना, लेकिन ये हेलीकॉप्टर वर्जन है, ये आपका सफेद से छोड़ी जाती है, इसलिए इसको नाग बोलते हैं। नाग का काम क्या है? टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है, यानी टैंक को नष्ट करने का काम है नाग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये सब क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्कैंडिनेविया नाम से एक क्या है पर्वत है, इसलिए वो ये सारे कंट्री हैं ये उस पर्वत पर ही स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी बात करें तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन। तो बात करें आइसलैंड की राजधानी, तो इसकी राजधानी का नाम है आपका रेकजाविक, रेकजाविक, ठीक है, इसकी राजधानी है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है आपकी स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है आपकी हेलसिंकी, हेलसिंकी। देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्या है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और बाकी जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो किसमें दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ेगा आपका एशिया, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में, मतलब महाद्वीपों की बात करेंगे तो। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में पाई जाती है? तो एशिया में पाई जाती है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो भी एशिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें क्या मिलती है? ग्रेट बैरियर रीफ मिलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ मिलते हैं। ये किसकी है? मूंगा की चट्टान है, ठीक है। और यूरोप की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा या फिर सबसे क्या कहते हैं सभ्य सभ्य महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। और अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा किस वर्ष पूर्ण रूप से भारत का अंग बना था? तो गोवा सबसे पहले भारत का अंग कब बना था? 1961 में, ठीक है। गोवा पे सबसे अंत में गोवा छोड़ के जाने वाले, सबसे अंत में गोवा को छोड़ के जाने वाले विदेशी कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। यानी गोवा पे किनका कब्जा था? तो गोवा पे पुर्तगाली लोगों का कब्जा था। और पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे अंत में भारत को छोड़कर गए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है आपकी पणजी, और जी गोवा की राजधानी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद देखिए इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। और 193वां सदस्य कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य बना है, ठीक है। एक में क्या है? एक में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग में है। और पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबर नामक पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। इसको आईन अकबरी या फिर अकबरनामा भी कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? अबुल फजल है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा, शाहनामा, ठीक है।
गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है आपकी हुमायूंनामा। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? अकबर की बहन थी या फिर हुमायूं की लड़की थी। आगे क्वेश्चन देखिए, औरैवल्ली आश्रम की स्थापना किसने की थी? और तो औरैवल्ली आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। कहाँ पर की है? ये आपकी तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे तमिलनाडु में लिख लीजिए, यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की थी औरैवल्ली की, ठीक है। और बाबा आमटे ने कहाँ पे की थी? तो बाबा आमटे ने आप बताया था मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में, वहाँ पे वर्धा में की थी। विनोबा भावे ने भी वर्धा में की थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो सरल आवर्त गति में हमेशा आवर्तकाल क्या होता है? स्थिर रहता है, ठीक है। सरल आवर्त गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ से पेंडुलम लटका हुआ है, तो पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, इस तरह से चक्कर लगाता रहेगा, यानी इनका जो घूमने का जो टाइम है वो आपका फिक्स रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या रहता है आपका? फिक्स रहता है, यानी चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो हमारे ओजोन परत होती है वो किससे अच्छा करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण से रक्षा करती है, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। ये क्या कहती है? ये क्या करती है? ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई किस में नापते हैं? तो ओजोन की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं? तो डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व इसका क्या होता है? घनत्व हमेशा क्या होता है? घटता है, ठीक है, घनत्व घटेगा और आयतन आपका आयतन बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, बेल किसकी इकाई है? बेल कह लीजिए या फिर डेसिबल कह लीजिए, बेल कह लीजिए। एक डेसिबल किसकी इकाई होती है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल, ठीक है। आगे देखिए, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक उसके तत्वों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिटी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम आपका अवोगाद्रो नियम कहलाता है। अवोगाद्रो संख्या कितने के बराबर होती है? तो ये आपकी 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गैस टरबाइन आधारित है, तो गैस टरबाइन किस पर आधारित है? तो गैस टरबाइन आधारित है ब्रेटन चक्र पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जड़ में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, कैल्शियम CaSCO3 का होल है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या है? रासायनिक फॉर्मूला है। आगे देखिए, ताम्र तथा जस्ता मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो ये आपका पीतल का मिश्रण है। तो पीतल को आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए, देखिए, पिताजी करके पीछे पीतल हो जाएगा और तामा और जस्ता हो जाएगा, ता से तामा, जा से जस्ता। तो ये पीतल किससे मिलकर बना होता है? तामा और जस्ता से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? वो आपका कौन वर्न ने किया था, ठीक है। डीएनए के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि, मतलब जीन सिस्टम के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कौन किसका बच्चा है, ठीक है, डीएनए से ही पता किया जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जांच की जाती है, वो किससे की जाती है? डीएनए से ही की जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कीट है? चींटी है, तिलचट्टा है, खटमल है, सभी? ये चारों चारों क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? ये आपके कीट है, ठीक है। आपसे पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा था कि इनके पैरों की संख्या क्या है? तो चींटी, तिलचट्टा और खटमल तीनों के पैरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन सी गैस वायु को प्रदर्शित नहीं करती है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी वायु को प्रदर्शित नहीं करती, ठीक है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो लगभग लगभग 21% होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सबसे ज्यादा होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन, जो 78% होती है। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, हृदय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है, प्लीहा कहलाता है। ठीक है, प्लीहा को ही क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्या होता है, स्टोर रहता है शरीर के अंदर। स्प्लीन, इसको स्प्लीन भी बोल सकते हैं या फिर प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन या फिर प्लीहा। ठीक है, आगे देखिए, ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, बी ग्रुप का, ए तथा ओ ग्रुप का, ए बी या फिर बी तथा ओ। तो देखिए, अब मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो ए बी हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है, और बाकी सबसे ले सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए वाला ए बी को देगा नहीं, ए वाला ए बी को देगा नहीं, क्योंकि ए बी किसी को नहीं देता है, सिर्फ ए बी को ही देता है। तो ए वाले को हम कौन सा, आपसे पूछा कि ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, तो और ओ वाला जो होता है वो ओ वाला सबको दे सकता है, इसका मतलब ओ का तो देंगे ही देंगे। उसके अलावा ए वाले को ओ का और ए को दे सकते हैं, बी का नहीं देंगे। ठीक है, यानी जो भी ब्लड ग्रुप होता है हमारा, जैसे मान लीजिए आपका एक जगह बी होता है, तो बी वाले को दे ही सकते हैं, साथ में हम ओ वाले का भी दे सकते हैं, यानी ओ हमेशा साथ में रहेगा और बी जिसका पूछा उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर लिख सकता है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के लिख सकते हैं, तो 15 अक्षर है। कौन कौन से, देखिए एक तरफ से बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ देखिए, पहला तो ए बना सकता है वो। ठीक है, ए बना सकता है, ए के बाद में आपका ई बना सकता है, एफ बना सकता है, फिर एच बना सकता है, आई बना सकता है, आई के बाद में के बना सकता है, एल, एम, एन, ठीक है, टी, टी के बाद में वी, फिर डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इतने सारे अक्षर वो क्या है, बना सकते हैं, जो कि सीधी रेखाओं से मिलके बने होते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऐसे अक्षर हो गए जो आपके मिलके बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 बजे यानी 15 मतलब 3 बजे, 3 बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश कोण होता है, तो 3 कैसे बजते हैं, इस तरह से बजते हैं। ठीक है, 3 कैसे बजते हैं, इस तरह से बजते हैं। तो ये कौन सा कितने अंश का कोण बन जाएगा, तो ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो देखिए, एक शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, देखिए ये शुरू के जो 6 लेटर हैं वो सब में है। ठीक है, शुरू के 6 लेटर सब में है, तो इनसे तो पता चलेगा नहीं कि मतलब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। पहले नंबर पर तो क्लियर होगा कि इसमें 6 लेटर हैं, तो ये तो आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, अब देखिए इसमें चेक करेंगे, तो इनमें कैसे चेक करेंगे, देखिए ई के बाद में यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, तो इससे पता नहीं चलेगा। आगे चेक करेंगे, एन के बाद में क्या है, यहाँ पे सी आया है, यहाँ पे टी आया है और यहाँ पे भी टी आया है। तो टी से पहले कौन आया था, सी आता है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की, जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर आते हैं उसी क्रम में क्या होता है, इनको लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे टी था, यहाँ पे भी टी था, और यहाँ पे क्या है, सी। तो टी से पहले सी आता था, ये पहले आएगा, उसके बाद में फिर टी वाला आएगा। अब टी में दोनों टी है, तो यहाँ पहले एस है और यहाँ टी के बाद कुछ नहीं, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। इस क्रम में ये लगेगा। तो आपसे पूछा दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 लड़कों ने एक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की, आर का स्थान आर एस से निम्न था, यानी जो आर था वो एस से निम्न था, तो हमने क्या कर दिया, आर को यहाँ रख दिया, एस को उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, वी का स्थान डी से ऊपर था, के का स्थान आर और वी के बीच में, जो के का स्थान है वो आर और वी के बीच में, तो के कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आपसे बोला कि जो वी है, वी का स्थान किससे ऊपर है, डी से ऊपर है, तो डी कहाँ जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, वी के भी नीचे जाएगा। इसका स्थान सबसे ऊंचा, सबसे स्थान ऊंचा किसका हो गया, एस का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, न्यायालय का संबंध न्यायालय से है, न्यायालय का संबंध न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा। तो न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर टी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 80 और 90 के बीच आने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी आवाज संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 80 और 90 के बीच आने वाली, देखिए वैसे तो 90, 89 और 83 आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, देखिए 81 3 से कटती है तो ये आपके पास संख्या नहीं होगी, ये 5 से कटती है ये भी आपके पास संख्या नहीं होगी, और ये भी 3 से कटती है तो ये भी हमारी संख्या नहीं होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप भाग देके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 189 बट्टे 135 का सरल रूप बताइए। तो 189 बट्टे में 135,
तो देखिए काटिए इसको, किससे कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से ये कटेगा आपका 15 बार, फिर 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 5 बार, यानी कि 7/5 आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 ए की पावर 4 बी माइनस 64 ए बी की पावर 4 के गुणनखंड बताइए। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी को हमने बाहर ले लिया। कितना बचा 27 ए की पावर 3 बचेगा, और यहाँ से 64 ए की बी की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब ए बी को बाहर रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 को, इसको लिख सकते हैं 3 ए की पावर 3, इसको लिख सकते हैं हम 4 बी की पावर 3। ठीक है, अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस के बी, यानी कि 3a माइनस के 4b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यानी कि 16 बी स्क्वायर प्लस के ए बी का मतलब 3 चौक 12, 12 ए इंटू बी। ठीक है, ये आपका बन जाएगा आंसर। और ये चेक करते हैं ये किसमें है, देखिए ए बी है, 3a माइनस के 4b है, उसके बाद में 9a स्क्वायर प्लस के 12b और प्लस के 16b स्क्वायर, यानी ये आपका क्या है मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण की माप कितनी है 60 अंश है, यानी ये कोई समकोण त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये वाला कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का, ये 90 अंश का हो गया, और एक कोण दे रखा है आपको 60 अंश का। आपसे पूछे ये वाला कोण कितने अंश का होगा, तो देखिए समकोण त्रिभुज हो या फिर कोई सा भी त्रिभुज हो, तो उसके सारे कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से ये तो 90 का हो गया, ये 60 का, तो ये कितने का बचेगा 60 और 90 150 में से 180 में से 150 घटा देंगे, कितना बचेगा ये 30 का। तो ये अंश कितने का हो जाएगा, न्यून कोण कितने का हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा राइट आंसर। देखिए पूरा जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है, पूरा त्रिभुज ये 90 का हो गया, ये 60 का दे रखा है आपको, तो ये कितने का बचेगा, ये बचेगा 30 का। कैसे, 180 में से 90 प्लस 60 यानी 150 घटा देंगे, कितना बचेगा 30 का। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है 5, 12 और 13। तो देखिए ये जो भुजा दे रखी है ये आपकी समकोण त्रिभुज की भुजा दे रखी है, समकोण त्रिभुज की भुजा दे रखी है, ये 5 है और ये 12 है, तो ये कितना होगा 13। कैसे पता किया कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग कितना होता है 169, आधार का वर्ग यानी कि 25 और लंब का वर्ग यानी 144। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब आधार सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के, यानी 25 और 144 का जोड़ कितना होगा 169। इसका मतलब ये आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार आधार कितना दे रखा है 5 गुणा लंब यानी कि 12, 2 से कटेगा 6 बार, 6 पंजे 30, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन दिया है कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। आगे क्वेश्चन है कि 25 गुणा 62, ये आपका समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं भाग को, तो 63 में हम 7 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 7 से 63 कितने में कटेगा 9 का। अब भाग के बाद नंबर किसका आता है गुणा का, तो 25 इंटू 9 225 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 225, यानी इन दोनों को सोल्व करके कितना आ जाएगा 225। अब ये तो इसको सॉल्व हो गया था, कितना बचा 27 माइनस के 2, कितना बचा 25, तो 225 प्लस 25 कितना हो जाएगा 250, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप भाग करिए, भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 63 में 7 का भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 25 को 9 में गुणा करेंगे 225 आ जाएगा, 225 प्लस के 27 माइनस के 2। ठीक है, 27 में 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 25 बचेगा, और 225 यहाँ से बचा था, 225 प्लस 25 कितना हो जाएगा 250, आपका राइट आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 4, 8, 9 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो देखिए एलसीएम पूछा 3, 4, 8, 9 का, ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए छोटी छोटी जो आपके इन सबसे कट जाए। देखिए 36 आपकी 8 से कटती नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 72 आपकी 3 से कटती है, 4 से कटती है 8 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा 48% का भिन्न रूप बताइए, तो 48% का मतलब 48 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा 0.48, 100 का भाग देने का मतलब 2 अंकों के बाद में पॉइंट आना, 0.48 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, उसे बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ से बताइए।
तो देखिए लाभ की जो गणना होती है हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। यानी हमने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी और 20 रुपये का हमें लाभ हो रहा था, तो हमें लाभ हुआ 20 रुपये का, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। परसेंटेज में निकालने क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, तो 100 से 100 खत्म, कितना बचा 20%। तो हमें लाभ कितने परसेंट का हुआ, 20% का ही लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत जो पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर या तो सभी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या निकाल सकते हैं, या फिर जब लगातार संख्या दे रखी होती है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी 1 प्लस 10 बटे में 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 1 प्लस 10 बटे 2, कितना हो जाएगा 11 बटे 2, यानी कि 5.5। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए या तो सारी सारी संख्या निकाल लीजिए, 1 से 10 तक का जोड़ निकाल लीजिए, फिर उसमें 10 का भाग कर दीजिए, या फिर पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, तब भी आप औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर में 20 का वर्ग माइनस के अंडर में 16 का वर्ग किसके बराबर होगा। तो देखिए अंडर में 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। इनको घटा देंगे, कितना बचेगा अंडर में 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 400 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं लगातार 4 प्रैक्टिस सेट में आपको साधारण ब्याज का सवाल करा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब तक तो आप सीख गए होंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या हुआ। देखिए यदि मान लीजिए कोई दो संख्या दे रखे हैं ए और बी, तो इसका तृतीय अनुपाती पूछा जाए, तृतीय अनुपाती होता है आपका b² में ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 18 है, बी की वैल्यू कितनी है 24। तृतीय अनुपाती पूछा, तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, तो b² में ए, यानी कि 24 का वर्ग, यानी 24 इंटू 24 बटे में 18। कैसे कटेगा, 3 बार 6 से 4 बार, 3 से 8 बार, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा आपका 32। आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है हर प्रैक्टिस सेट में। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।